हाय एवरीवन, वेलकम एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज हम करने वाले हैं कल का बचा हुआ हमारा हाफ चैप्टर क्लास 8 की हिस्ट्री हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसका ये लास्ट चैप्टर है 9 चैप्टर। किसी बुक में 8 चैप्टर है, किसी में 9 है। तो हमने जो एक बुनकर वाला किया था ना, वो चैप्टर किसी बुक में नहीं दिया गया है, इसलिए 8 चैप्टर हैं, लेकिन हमने वो कंप्लीट करवा दिया है। तो हमारा ये लास्ट चैप्टर है। आज की वीडियो में हमारी जो है हिस्ट्री क्लास 8 की कंप्लीट हो जाएगी और इसका आधा हमने कल कर लिया था। तो जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी हो वो प्लीज़ कल की वीडियो देख लेना, ताकि आपको आगे का समझ में आ जाए। हमने जो है सभी आंदोलन भारत में जितने भी आंदोलन हुए हैं ना, उनके बारे में सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर में बताया गया है डिटेल में। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। कल की वीडियो जिसने भी नहीं देखी है, सभी से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो ज़रूर देख लेना। तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। देखिए हमने कहाँ तक किया था। महात्मा गांधी के बारे में सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिया गया है कि किस तरह से उसने हर मुद्दे में, हर जो है आंदोलन में हिस्सा लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन देखिए 1930 में। इनकी जो डेट दी गई है ना, मैंने अंडरलाइन कर रखी है, जो हाईलाइट करके हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनको आप अच्छे से याद कर लेना। 1929 में कौन सा अध्यक्षता में पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और इसी आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ये हमने शायद कल नहीं पढ़ा, हमने पीछे से पढ़ा था मैंने, हाँ यहाँ से देखिए, हमने सिर्फ यहाँ तक पढ़ा था कि उस दौर में जो है भगवान का दर्जा दिया गया था महात्मा गांधी को, यानी कि कृष्ण की जगह पर गांधीराज का ही यशगान करने लगे थे लोग। आगे देखिए, आगे का हाफ जो है हम आज करने वाले हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में भी पढ़ेंगे। इस तरह से कई आंदोलन जो स्टार्ट किए थे उन सभी के बारे में डिटेल से इस चैप्टर में दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, तो इसको जरूर पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ना और जो है वीडियो को लाइक कर देना। जनता के महात्मा के रूप में कौन था? महात्मा गांधी। ऊपर दिए गए उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा मानने लगे थे, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबत एवं गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकराव के बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, यानी कि वो टकराव नहीं करना चाहते बल्कि एकता के समर्थक थे। परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेतीहर मजदूरों को भी यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आप आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया था, यानी कि उन्होंने खुद लड़ाई लड़ी, खुद जीते, लेकिन उसका श्रेय किसको मिला? गांधी जी को, क्योंकि वे उससे जो है प्रभावित हुए थे। इसलिए उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत, यानी कि जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, स्थित प्रतापगढ़ में किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली थी। लेकिन परंतु उन्हें लगता था कि ये सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर के आदिवासी एवं किसानों ने भी ऐसी कार्रवाई की जो कि गांधीवाद आदर्शों के अनुरूप थी। आगे देखिए, इलाहाबाद में, ये पढ़कर देख लेते हैं। इलाहाबाद जिले में किसान आंदोलन पर सीआईडी द्वारा तैयार की गई जनवरी 1921 में एक रिपोर्ट है, उसका एक अंश दिया गया है। ये हमारे इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए 1922 से लेकर के 29 की घटनाएं। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे, यानी कि वो हिंसा के विरुद्ध थे। इसी कारण से 1922 में क्या हुआ था? फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चोरी चोरा पुलिस थाने पर हमला किया और उसको जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। क्यों? क्योंकि वो हिंसा के खिलाफ थे, लेकिन किसानों ने क्या किया था? पुलिस थाने को जला दिया था और उसमें 22 पुलिस वाले मारे गए थे। किसान इसलिए बेकाबू हुए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस के ऊपर गोलियां चला दी थी। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के जो अनुयायी थे वे ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, कौन? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्यम में गांव में कई किए गए व्यापक जो है सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली थी और 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ था। 1930 में कब शुरुआत हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की? 1930 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी व हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS की स्थापना 20 के दशक के मध्य में की गई थी। भारत के भविष्य को लेकर के इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क था। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाएं और उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह जो थे वो भी सक्रिय थे और इस दशक के आखिर
आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को प्रस्तावित किया था असहयोग आंदोलन के लास्ट में, और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता मनाई गई थी। अब आपसे पूछेगा कि पूरे देश में स्वतंत्रता कब मनाई गई थी? 26 जनवरी 1930 को। यहाँ देखिए ऊपर, एक मिनट। स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास एक मुख्य नेता थे। वह पूर्वी बंगाल में वकील थे और असहयोग आंदोलन में वे काफ़ी सक्रिय थे। चित्तरंजन दास एक वकील थे बंगाल में। छोटी छोटी नॉलेज, छोटे छोटे क्वेश्चन जो बिल्कुल आसान दिखते हैं वही आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए आंदोलनकारी। देखिए इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा था। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था और इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। यानी कि जो आयोग भारत में भेजा था इसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था और इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग का बहिष्कार करने का फैसला लिया था और जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया। वह प्रदर्शनकारियों का नारा क्या था? साइमन कमीशन वापस जाओ, यानी कि उसका बहिष्कार करने लगे थे लोग। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, ये किसका कथन है? इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का। देखिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, ये चार नाम आप बचपन से ही सुनते आए हैं और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों व किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब की थी? 1928 में इसकी स्थापना हुई थी भगत सिंह द्वारा। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद व राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। देखिए इसकी हत्या किसने की थी? ये कहानी एक हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। 17 दिसंबर 1928 को उन्होंने किसके ऊपर की थी? सैंडर्स नामक पुलिस के ऊपर। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी और अपने साथी राष्ट्रवादी B.K. दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक दिया था। कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना था तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए गए भयानक शोषण से अवगत कराना था। भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया और उस समय उनकी आयु कितनी थी? 23 साल की। वो यानी कि सिर्फ 23 साल की उम्र में वो फांसी पर चढ़ गए थे। ये देखिए सिर्फ भगत सिंह के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आपसे कोई भी एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछ लेगा, ये सन आप याद रख लेना। देखिए 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह व चंद्रशेखर ने लाठीचार्ज के उस पर सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी क्योंकि उन्होंने लाठीचार्ज किया था और इसी वजह से उनकी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। फिर 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। वह 23 मार्च 1931 को उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था जब उनकी आयु सिर्फ 23 वर्ष की थी। दांडी मार्च के बारे में देखिए, महात्मा गांधी की यहाँ से शुरुआत होती है। फिर से पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों की लड़ाई में उतरना जरूरी था। 1931 में महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन व बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, यानी कि नमक के ऊपर भी टैक्स लगाते थे क्योंकि ये हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया और उन्हें इस तरह अमीर व गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया, यानी कि उनको आपस में जोड़ दिया था। गांधी जी व उनके अनुयायी साबरमती से, कहाँ से स्टार्ट हुए? साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए व वहाँ पर उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया था। ये देखिए यहाँ पर नमक इकट्ठा करते हुए इनकी फ़ोटो भी दी गई है गांधी जी की। देखिए स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं का क्या योगदान था, उससे पहले हम यहाँ पर दांडी यात्रा के बारे में पहले पढ़ देते हैं। उन्होंने पानी उबालकर नमक बनाया और इस आंदोलन में किसान, आदिवासी एवं महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया व सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह के निर्मम दमन के लिए
दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास भी किया था। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। आगे देखिए, भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे और इस चुनाव का परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। यानी कि जब चुनाव हुए तो 11 प्रांतों में से 7 में कांग्रेस की सरकार आई थी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया था 1939 में, और हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे और इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दे। अंग्रेजों ने ये बात नहीं मानी और कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया था। यानी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्होंने इनकी बात नहीं मानी कि भारत को आज़ाद करने वाली। 1920 के दशक में शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजिनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। कौन? सरोजिनी नायडू। यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी के बारे में हमने देखा था। हाँ, ये हम पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया था। युवा व वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण, शहरी, रूढ़िवादी और उदारवादी, सभी तरह के माहौल से आने वाली महिलाएं शामिल थी। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन व स्वयं उनके लिए भी एक हिस्सेदारी महत्वपूर्ण थी। यानी कि स्वतंत्रता के लिए भी और जो महिला आंदोलन और उनके खुद के लिए भी। अंग्रेज अफसरों व भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लगी और इससे उन्हें विभिन्न व्यवसाय व शासन में जगह दिलाई व पुरुषों के साथ समानता का मार्ग भी मिल गया। महिलाओं के जो है सहभागिता का अर्थ क्या था? इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है। कर्नाटक की एक अंबाबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया था। 16 की उम्र में वह विधवा हो गई थी। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेरेबंदी की थी। उन्हें गिरफ्तार किया व सजा दी गई। रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब भी वे जेल से बाहर होती, सभाओं में भाषण देती, बुनाई कताई सिखाती व प्रभात फेरियों का आयोजन करती। अंबाबाई उन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती थी क्योंकि वे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद व प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी और उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। यानी कि काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी उन्हें आंदोलन में आने के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो महात्मा गांधी ही इसके समर्थन में नहीं थे। आखिरकार सरोजिनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वे महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल कर दिए। इसलिए सरोजिनी नायडू जो क्या थी, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। यहाँ पर देखिए उनकी फ़ोटो भी दी गई है सरोजिनी नायडू की महात्मा गांधी जी के साथ में। आगे देखिए, प्रांतीय स्वायत्तता का क्या मतलब है? संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना। भारत छोड़ो आंदोलन कब? 1942 में। प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे थे और हजारों लोग गिरफ्तार हुए व हजारों लोग मारे गए व असंख्यक लोग घायल भी हुए। यहाँ पर देखिए फोटो भी दी गई है, कितने लोग घायल भी पड़े हैं, कुछ मरे हुए भी हैं। भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद क्या हुआ? महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया था। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत को छोड़ दें व गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या फिर मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी व अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया और इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान व युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके आंदोलन में कूद पड़े व देश भर में संचार व राजसत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया था। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। किसका? बर्बर दमन का। 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए व लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोलियों से मारे गए थे। बर्बर दमन का मतलब है वो बुरे तरीके को अपना रही थी। उसके बाद देखिए लोगों को 1,000 लोगों को गोली मार दी व 90,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों की भीड़ लगी व गोलियां बरसाने के आदेश दिए गए, परंतु आखिरकार इस विद्रोह में ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमी, उत्तर व पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था।
इस प्रस्ताव में विभाजन या फिर पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया गया था और मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग की थी। क्यों की थी उन्होंने? इस प्रस्ताव में विभाजन या फिर पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या किया था कि मुसलमानों के लिए अलग से जो है स्वायत्त व्यवस्था की मांग की थी। 1930 के दशक तक आखिर सालों तक लीग मुसलमानों व हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी 1930 तक, और इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदू व मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए, देखिए एक सेकंड रुकना, हाँ यहाँ से तनाव का भी हाथ था। 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज़्यादा जो है बड़ा कारण थे चुनाव, और इन चुनाव में मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यहाँ पर मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को ये भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिले। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे क्या था, फासला और भी ज़्यादा बढ़ गया था हिंदू मुस्लिमों के बीच। और 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने जो है साथ लामबद्ध करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद दी थी। 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किए थे और 1945 में विश्व युद्ध खत्म हुआ था और उसके बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी और ये वार्ता असफल रही, क्योंकि लीग का कहना था कि उन्हें भारतीय मुसलमानों को एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए और कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उनके पक्ष में थे। यानी कि मुस्लिम लीग का क्या मानना था कि सभी मुसलमानों को उनको अलग से प्रतिनिधि माना जाए, लेकिन कांग्रेस ऐसा किस लिए नहीं करती थी, क्योंकि कुछ मुसलमान कांग्रेस और जो कि उनके साथ थे हिंदुओं के साथ। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए थे और सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही, यानी कि उनको पाकिस्तान चाहिए। भारत 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने व स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा और इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे। उनका मानना था कि जो है भारत को विभाजित न किया जाए और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्त यानी कि कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन जो है अवश्य भावी हो गया था। आगे देखिए, जो पीछे ऊपर इम्पोर्टेंट है ना वो बाद में करवा दूंगी। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने क्या है पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू कर दिए थे। उनका फैसला कर लिया था। उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था और इसी दिन कोलकाता में दंगे भड़क उठे जो कि कई दिन तक चले थे। और क्या हुआ था, इन दंगों में हजारों लोग मारे गए थे। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई थी। कई लाख लोग मारे गए। असंख्यक महिलाओं को जो है विभाजन की हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का भी सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा व अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जो है जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए थे। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ था कि भारत की शकल सूरत बदल गई और उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ था। और इस तरह से ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा व हिंसा के साथ हमारे सामने आया था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। हिंसाग्रस्त पंजाब से आए शरणार्थी आश्रय व भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठा हुए थे। ये देखिए पंजाब से आए हुए हैं जो कि दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं। कितने सारे लोग हैं। ऊपर जो इम्पोर्टेंट है ये देखिए सामने, खान अब्दुल गफ्फार खां उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। इस चित्र में अपने सहयोगियों के साथ बिहार में एक शांति यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। 1947 की फोटो है ये, महात्मा गांधी के साथ। गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं। वह खुदाई खिदमतगार व संगठन के संस्थापक थे और देखिए यह उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों की भर्त्सना भी की थी, यानी कि वो इसके खिलाफ थे, भारत पाकिस्तान के बंटवारे के। आगे देखिए यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी आपस में बातचीत कर रहे हैं।
देखिए, गांधी जी के शिष्य, कांग्रेस, समाजवादी व अंतर्राष्ट्रीयवादी विचार रखने वाले नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन व स्वतंत्र भारत की आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य शिल्पियों में से एक थे ये जवाहरलाल नेहरू जी और ये गांधी जी। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहां किसी धार्मिक, स्थानीय संप्रदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं था। ऊपर ये देखिए हमने इम्पोर्टेंट हिस्सा ये हाईलाइट है जो इसको हमने छोड़ दिया था। समाजवादी विचार रखने वाले, आमूल परिवर्तनवादी, राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे, बल्कि जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए थे। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां पर आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था और 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल व कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयत्न किया था। उसके बाद देखिए, परंतु ये अभियान सफल नहीं हो पाया था और आईएनए के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमे चलाए गए थे। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ चले संघर्षों में हिस्सा भी लिया था। आगे देखिए, मौलाना आज़ाद और कांग्रेस कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य। कार्यकारी समिति के सभी सदस्य ये देखिए यहाँ पर फोटो दी गई है। साथ साथ मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था और उनके पिता बंगाली व माँ अरब मूल की थी। बहुत सारी भाषाओं के जानकार, आज़ाद इस्लाम के विद्वान व वहादत दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। सभी धर्मों की बुनियादी एकता की। गांधीवादी आंदोलन में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती, यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। यहाँ पर कौन कौन है? सी राजगोपालाचारी व महात्मा गांधी जी। गांधी जिन्ना वार्ता से पहले गांधी जी से बात करते हुए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। देखिए, व्योवर्द राष्ट्रवादी व दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता कौन थे? सी राजगोपालाचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे। वह स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के। उन्हें लोग राजा जी के नाम से भी जानते थे। और अगला है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये पहले ये पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी जी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना है। सितंबर 1944 की ये फोटो है। 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे। ये भी सक्रिय थे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जिन्ना। और लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका थी इनकी। और 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ताओं की कतार में जाकर पहुंच गए। सबसे पहले 1920 तक ये क्या थे? हिंदू मुस्लिम एकता में थे सक्रिय। उसके बाद 1934 के बाद क्या हुआ था? उन्होंने ये पाकिस्तान की स्थापना में सबसे आगे पहुंच गए थे, यानी कि प्रमुख प्रवक्ताओं में से एक थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल देखिए 1945 से 47 के दौरान आज़ादी के लिए चली वार्ताओं में एक अहम भूमिका इन्होंने अदा की थी। पटेल नादियाड गुजरात के गरीब किसान व्यापारी व्यावसायिक परिवार से थे। 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बन चुके हैं। 1918 के बाद से आगे देखिए, ये हमने पढ़ लिया था। इसके आगे हमने नीचे तक कर लिया था ये यहाँ। हाँ, ये लास्ट का हमारा देखिए अफ्रीका के बारे में। हम इसके बारे में एक बार पढ़ देते हैं। ऊपर वाला जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। 1957 में घाना स्वतंत्रता पाने वाला उप सहारा अफ्रीका का पहला देश बना था। कौन? घाना, 1957 में। इससे पहले इसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कुमाओ नक्रूमा की कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी कर रही थी। ये पार्टी का नाम है कुआमे नक्रूमा की कन्वेंशनल पीपुल्स पार्टी। घाना की जनता ने स्वतंत्रता के लिए हड़ताल, बहिष्कार व जन आंदोलन का रास्ता अपनाया था। 1951 में कन्वेंशन पीपल्स पार्टी को चुनाव की जबरदस्त सफलता मिली थी चुनाव में, और इस पार्टी ने उस प्रणाली का विरोध किया था जिसमें ब्रिटिश शासकों के मुखियाओं का विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार दिया गया था। उसके ये खिलाफ थे और इस पार्टी ने अंग्रेजों पर दबाव डाला कि वे ऐसी विधानसभा बनाई जिसमें कोई मनोनीत या फिर विशेष सदस्य नहीं होगा। और 1954 में इस मांग को मान लिया गया। वह 1956 में नई विधान परिषद के लिए चुनाव लड़े। 1956 में कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी ने इस चुनाव में सफलता पाई और इस तरह घाना के नाम से एक नव स्वाधीन राष्ट्र के निर्माण में मार्ग प्रशस्त किया। उनकी आज़ादी कब थी? 1957 में।
ये पहला देश था अफ्रीका का स्वतंत्रता पाने वाला। सिर्फ यही था हमारा चैप्टर। ये जो है पूरा चैप्टर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ जो है जिसने कल का चैप्टर नहीं किया है वो कृपया करके जो है पिछला चैप्टर कंप्लीट कर ले। पिछली वीडियो आप देख लें, 1 बाय 1 सभी जो है चैप्टर दिए गए हैं। कोई चैप्टर एक वीडियो में नहीं है, जो है कुछ लेंथी चैप्टर थे इसलिए 2 वीडियो उनकी बनाई है, पार्ट 1 और 2। सभी आप उनको देख लेना। मिलते हैं कल नई वीडियो में। कल शायद ज्योग्राफी या फिर पॉलिटिकल की 6th क्लास की क्लास स्टार्ट होगी, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर हैं तो 1 महीना आपका बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए, आपका कंप्लीट हो जाएगी। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।